स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? अच्छा जी, आज इंशाल्लाह आज से आप लोगों का वीक 9 शुरू हो रहा है। अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 4 ख़त्म कर लें और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो फिर चैप्टर 5 को एटलीस्ट स्टार्ट कर लेंगे ताकि फिर हमें कल उसकी इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। अच्छा, हम लोगों ने जो पिछला मतलब आप लोगों ने रिकॉर्डेड सेशन अटेंड किया था उसमें मैंने थोड़ा सा एंड पे हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे दैट टॉपिक वाज अबाउट सिमेट्री प्रॉपर्टीज़, ठीक है? कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन ये किसी का जब टाइम डोमेन में है और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम जो उसका डी टी एफ टी के एक्सप्रेशंस हैं उनको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो डी टी एफ टी का एक्सप्रेशन है ना उसमें मैंने आपको ये बताया था कि होता तो वो एक्स ओमेगा है, ठीक है? लेकिन ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ना इस हमें इसको देखते हुए या इसकी अवेलेबिलिटी के बाद हमें इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड और इसका फेस ये सब निकालने आने चाहिए। लेकिन इन चारों में भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना वो इन दोनों की है, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा बता सकूँ कि जब हम चैप्टर 5 में चूँकि हमें इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आपको थोड़ा सा बता सकूँ कि मैटलैब में इन्हें कैसे प्लॉट करते हैं। अगर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन अवेलेबल हो तो मैटलैब में इन्हें कैसे प्लॉट करते हैं उससे फिर ये होगा कि अगर आपके पास मतलब कोई सवाल ऐसा आता है कि एक्स ओमेगा निकालने और उसको प्लॉट करें तो और कुछ नहीं तो आप मैटलैब से कम प्लॉट करके ना उसको वेरीफाई कर सकोगे। मतलब ऑनलाइन में तो आपके पास ये फैसिलिटी है ना कि आप मतलब अपना कंप्यूटर भी यूज़ कर सको, मैटलैब भी यूज़ कर सको। तो और कुछ नहीं तो आप कम से कम वेरीफाई कर सकोगे कि आप लोगों ने आपने जो एम्पलीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट निकाला है, सॉरी मैग्नीट्यूड, नॉट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है? मैं कहती हूँ हम मिस्टेकली दोनों को मतलब वो मिक्स कर देती हूँ लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जी बताइए। एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है? मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तो कम से कम 4 स्टूडेंट मौजूद थे। अभी एक भी नहीं है आप में से? मैम ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं ध्यान में आ रहा। आपके ज़हन में नहीं आ रहा, ओके। जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होते हैं ना उसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है? मसलन ये जो है ना ये वाला ग्राफ ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ है और अगर हम अप्लाई कर दें मॉड तो ये कैसा बनेगा? इस तरह का बन जाएगा ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, साइड पे ही होगा तो। ठीक है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट मतलब जब हम मॉड लगा देते हैं ना और सिर्फ उसमें फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ रह जाती हैं तो वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? तो दिस इज़ मैग्नीट्यूड प्लॉट। अगर मैं कभी मिस्टेकनली इसको एम्पलीट्यूड बोल दूँ तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है और ये फेज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्स ओमेगा के एक्सप्रेशन के बाद ये चारों एक्सप्रेशंस आपको निकालने आने चाहिए लेकिन उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो ज़रूर कंप्यूट करने आनी चाहिए वो इन दोनों की है, मैग्नीट्यूड की और फेज़ की। अच्छा, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं जिसमें हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन होगा एक्स ओमेगा का और उससे हम ये चारों एक्सप्रेशंस निकालना सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और उस लेक्चर में डिस्कस हुई थी शायद आपको याद हो, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन एक्स ऑफ ज़ी के फॉर्म में गिवन हो तो क्या आप उसको देखकर एक्स ऑफ ओमेगा का एक्सप्रेशन लिख सकते हो या कम से कम समझ आया था कि कैसे लिख सकते हैं? अभी तो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कम होगी आपकी।
Yes, ठीक ma'am. ठीक है, ठीक है, गुड। अब ये मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रही हूँ, लेकिन अ, इसका जो आंसर है वो आप स्ट्रेट अवे आई गेस फिगर आउट कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर हम इन्फिनिटी वाली समेशन का जो एक्सप्रेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक पहुँचने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकती कि अगर आपके पास एक अवेलेबल होगा एक्सप्रेशन, तो उसको देखकर आपने उन चारों कंपोनेंट्स तक कैसे पहुँचना है। उसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ तक पहुँचने के बाद आइलर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, या फिर इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है उसको हम खोलकर इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अगला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने इसको एक्स प्लस जे वाई की फॉर्म में लिखना है तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप? ये भी 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस जे वाई है। टर्म के कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं किसे मल्टीप्लाई कर और देंगे? डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से जी बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक है। उसका एक नाम होता है इस प्रोसेस का, क्या कहते हैं उसको? रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन। ए साइन ओमेगा अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे पहुँच के स्टॉप करूँ, तो आप मुझे बताओ कि बल्कि एक स्टेप में और आगे जा सकती हूँ। मतलब इसको इन उन दोनों स्क्वायर्स को अगर सॉल्व किया जाए, तो एक स्टेप हम और आगे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए कॉस स्क्वायर ओमेगा और ए साइन स्क्वायर ओमेगा जब हमें मिलेगा, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये यहाँ तक अगर हम पहुँचे और मैं उसके बाद आपसे कहूँ कि इस एक्सप्रेशन को देखते हुए वो आपने ये सारे पार्ट्स लिखने हैं। तो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए क्या आप ये सारे पार्ट्स लिख सकते हो? हम रियल एंड इमेजिनरी को लिख सकते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड में मसला होगा? जो मैग्नीट्यूड प्लॉट हो, जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन होगा ना, वो तो बल्कि सिंपल होगा ना। वो तो अगर आपके पास एक दफ़ा रियल और इमेजिनरी आ गए, तो उनको इस्तेमाल करते हुए आप ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है ना? और फेज़ जी, और जो फेज़ है वो भी आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से आएगा, एक्स आई डिवाइड बाय एक्स आर। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन गिवन हो डी टी एफ टी का,
तो उसके पहले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम इन चारों एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो मैग्नीट्यूड और फेज के एक्सप्रेशन की है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारा मतलब प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा ख़त्म होता है जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ और फिर ये चारों एक्सप्रेशंस निकालने सीखे थे। अभी हम थोड़ी सी रेगुलर प्रॉपर्टीज़ जो कि आपने कई दफ़ा इनका नाम भी सुना होगा और होपफुली आपको आराम से समझ आती भी जाएंगी, वो करेंगे, ठीक है। मसलन लीनियरिटी, अगर हमारे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ एन है जिसका डी टी एफ टी एक्स वन ओमेगा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्स टू एन का डी टी एफ टी एक्स टू ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह के टाइम डोमेन सिग्नल के ऊपर हम अलग अलग डी टी एफ टी अप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों ने कई दफ़ा की हुई है, बल्कि जी ट्रांसफॉर्म वाला जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ वाला, उस वक्त भी हम लोगों ने एक आध एग्जाम्पल उसके लिए भी की थी। अच्छा जी, इसका भी प्रॉबली प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी एग्जैक्टली जी ट्रांसफॉर्म वाला प्रूफ आप फॉलो कर सकते हो। बल्कि अगर आपको थोड़ा सा जहन में हो तो आप मुझे बताइए कि एक्स ऑफ एन माइनस के जो कि एक शिफ्टेड सिग्नल है, इसका डी टी एफ टी क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म क्या आएगा इसका? ई की पावर माइनस बिल्कुल ठीक है। एक एक्स जे ओमेगा तो हम के यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा भी आएगा, ठीक है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ना, तो फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट उसमें रहेगा। अच्छा ओके, थोड़ा सा बेटे आपको याद है कि अगर जी ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ में क्या लिखते थे, यानी कि जो ये वाली जी की पावर माइनस के, बिल्कुल ठीक है। अब जी इटसेल्फ क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर यस, लेकिन इसको और हम इनटू ई रेज़ टू पावर जे ई की पावर ओमेगा, आपको पता है ना कि मतलब जी और जी ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल होते हैं व्हेन जी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा। तो कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप जी की जगह ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा लिखो और फिर ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा की जो पावर है दैट इज माइनस के, और वो चीज़ हम लोगों ने फिर यहाँ पे ऐसे लिखी है, ठीक है। ये अच्छा यस मैम अच्छा जी, अच्छा टाइम शिफ्टिंग की जो है ना, अच्छा ओके, मैं इसकी ना आपको ये डेरिवेशन नहीं करा रही, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ओके। लेकिन इसकी मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। y ऑफ n है हमारे पास ए रेज़ टू पावर n और ज़ीरो से लेकर m माइनस वन तक, एंड इट इज़ ज़ीरो अदरवाइज, ओके। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर n u ऑफ n माइनस ए रेज़ टू पावर n, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब मुझे एक शिफ्टेड यूनिट स्टेप सिग्नल लिखना है, वो मैं क्या लिखूंगी? एन माइनस वन नहीं, m माइनस वन तक तो ये जा रहा है ना, ठीक है, मतलब m माइनस वन पे तो मुझे सैंपल चाहिए, तो मैं इसको m लिखूंगी, ठीक है। फिर m से ऑनवर्ड सैंपल फिर कैंसिल आउट होने शुरू होंगे। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब जी ट्रांसफॉर्म के लिए पढ़ी थी तो मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि n में हर जगह शिफ्ट जो है ना वो एक जैसा होना चाहिए, ये चीज़ थोड़ी सी याद है? अच्छा, अब ये प्रिंसिपल फॉलो तो यहाँ पर भी होगा, अब मुझे इसमें क्या चेंज लाना चाहिए इस एक्सप्रेशन मैम में? जो ए की पावर एन है इसको भी एन माइनस एन बनाना है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है माइनस एम हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, तो हमें माइनस एम मैम प्लस एम प्लस करना प्लस भी पड़ेगा। कर लो हुँ, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर एम, ठीक है,
साथ ए रेज़ टू पावर n माइनस m और u ऑफ n माइनस m। अब इसका ट्रांसफॉर्म अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था। वन माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा, ठीक है। और इसका ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने अभी निकालना सीखा है। थोड़ा सा ट्राई करोगे कि इसका ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? शिफ्टेड। ए की पावर n माइनस m भी तो हो रहा है ना मल्टीप्लाई, इसको नहीं कंसीडर हाँ करना। हाँ, वो हो गया ना। ये जो ए रेज़ टू पावर m है ये तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो शिफ्टेड सिग्नल है ना, लेफ्ट ओवर शिफ्टेड सिग्नल, सच दैट कि इस शिफ्टेड सिग्नल में हर जगह पर n में सेम शिफ्ट है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को हम लोगों ने इंश्योर किया है कि n जहाँ पे भी हो उसमें सेम शिफ्ट हो। अब ये एक शिफ्टेड सिग्नल है, इसका ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने लिखवाना है मुझे। ये चीज़ तो या इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी ए रेज़ टू पावर n जो है। तो आप देखो इससे पहले वाली ट्रांसपेरेंसी में जाके मैंने आपको शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म लिखवाया था। कैसे लिखेंगे हम? मैम अगर n शिफ्ट है तो e की पावर से ओमेगा n बिल्कुल ठीक है। पहले हम ये लिख देते हैं ना, ये तो हमने लिखना ही है, ठीक है। बाकी मसला अब रह गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का। तो m का शिफ्ट है ना, तो e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा m, ओके। आगे आप जब लोगे ना इसका LCM, तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो मैं लिख देती हूँ, आप ट्राई करना। ये आना चाहिए। अच्छा जी, टाइम रिवर्सल भी हो सकता है कि हमें कहीं पे ज़रूरत पड़े, तो उसमें जहाँ पर भी हम एक्स ऑफ माइनस एन का ट्रांसफॉर्म लेंगे, DTF ले लेंगे, तो दैट वुड बी एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है। और ये शायद आप लोगों ने हाँ कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ ये बात है कि यहाँ पे हम डिस्क्रीट टाइम के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को देख लेते हैं। अगर x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है और शिफ्टेड सिग्नल हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिले, तो यहाँ पर टाइम डोमेन में क्या चेंज आता है? या चलो इसको सवाल कैसे भी कर सकते हैं कि टाइम डोमेन में क्या चेंज आएगा कि DTF सिग्नल शिफ्ट हो जाए। ये टाइम शिफ्टिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है। e की पावर j ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो है वो टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होगा, विच वुड बी गिवन एज दिस, ठीक है। प्लस माइनस का थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। टाइम शिफ्ट में हम प्लस माइनस लगाते हैं, यहाँ पर साइन जो है वो मतलब डिफरेंट होता है। यहाँ अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ओके जी, अच्छा मॉड्यूलेशन आपको थोड़ी सी याद होगी होपफुली, जो कि डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से अप्लाई होती है, ठीक है। x ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा नॉट n, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ आइडेंटिटी अप्लाई करके?
e की पावर j ओमेगा नॉट 10 बिल्कुल ठीक है। प्लस ओसामा, आज आई एम सॉरी, आज मेरा हाल है कि सिर्फ मतलब आप ही ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। आपके साथ असद होता है शायद, है ना, जो कि ज़्यादा बातचीत करता है, लेकिन आज शायद वो इंटरेक्टिव सेशन अटेंड नहीं कर रहा। ओके, ये हमारे पास आगे दो एक्सप्रेशंस। और अब अगर हम अप्लाई करें इस सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी या डीटीएफटी, अगर हम लोगों ने इस सिग्नल का लेना हो तो क्या आएगा? वो शिफ्टेड वर्सेस मिल जाएगा ना, लाइक x ऑफ जी, j ओमेगा का या x जो ऑफ j कि ओमेगा का। क्या होगा, मतलब ये जो x ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई j ओमेगा नॉट n है, दैट वुड गिव अस x x ऑफ ओमेगा माइनस माइनस x ओमेगा। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इसमें माइनस होगा, दूसरे इसे वाले में माइनस प्लस होगा, होगा। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसके लिए आ जाएगा हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और दूसरे एक्सप्रेशन के लिए आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी जो है ना, वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से लिखी जा सकती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास पार्सेवल्स थ्योरम, शायद आपने इसका नाम अच्छा, नाम हम लोगों ने क्लास में पहले नहीं लिया, लेकिन एनर्जी के टर्म्स में हम लोगों ने इसको कंप्यूट किया हुआ है। इसको हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि अगर हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल की इंफॉर्मेशन हो, तो हम उसका हर सैंपल स्क्वायर करके सारे स्क्वायर्ड सैंपल्स को ऐड अप करते हैं। ठीक है, और यही एनर्जी कंप्यूट की जा सकती है अगर हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी हो। वाई एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो भी एम्पलीट्यूड है, मतलब एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का कोई मायने नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक डेंस सिग्नल होगा जो कि जिस रीजन में होगा, जिस बैंड में होगा, वो एक बैंड इटसेल्फ एनर्जी को डिटरमिन करेगा। ओके, तो दिस टर्म इज कॉल्ड एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी। इसको हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं फॉर -पाई टू पाई प्रिंसिपल रेंज, और नॉर्मलाइज करते हैं फिर 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करके। तो दिस एक्सप्रेशन कह लो या थ्योरम कह लो, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड पार्सेवल्स थ्योरम। इसकी भी आगे एक एग्जांपल करते हैं। अभी मैं लास्ट प्रॉपर्टी लिखने लगी हूँ, वो लिखने के बाद फिर एक एग्जांपल करते हैं जिसमें पार्सेवल्स थ्योरम भी इस्तेमाल होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको भी हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। या मल्टीप्लिकेशन विद रैम्प सिग्नल इन टाइम डोमेन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। टाइम डोमेन में अगर हमारे पास सिग्नल n से मल्टीप्लाई हो जाए, तो और इस तरह के सिग्नल का हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म दें, और प्रूफ हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है जी ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास सिग्नल जिसका ट्रांसफॉर्म हमने लेना है, इस्तेमाल करेंगे हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी को।
अगर इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और हमारे पास ए रेज़्ड टू पावर एन यू ऑफ एन, इसका ट्रांसफॉर्म है इस तरह से आता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और टाइम डोमेन में n की मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे क्या चेंज आएगा? जे इनटू डेरिवेटिव ऑफ बिल्कुल ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है इसको हमें लिखना चाहिए d अपॉन डी ओमेगा और साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए j को। अच्छा, अब मैं इस सारे एक्सप्रेशन का लिख देती हूँ यहाँ पे आंसर और आप उसको फिर ज़रा डिराइव करके देखना। मेरे पास इसका आंसर ये आता है। अगर आप लोगों का ये नहीं आता या मतलब कर नहीं पाते हो या कुछ और आता है तो मुझे फिर आप बताइएगा। ओके, तो ओवरऑल हमारे पास जो एक्स ऑफ ओमेगा लिखा जाएगा दैट वुड बी अच्छा, यहाँ तक लिख देना काफ़ी है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया। लेकिन अगर हम इसका एक स्टेप और फर्दर कर सकते हैं दैट वुड बी एन एक्सप्रेशन दैट वी वुड गेट आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास जो थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म जिसे क्लोज फॉर्म कहते हैं वो आ जाएगी। मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ। लेकिन अगेन यहाँ तक अगर आप एक्सप्रेशन कंप्यूट कर लेते हो तो दैट शुड बी इनफ। अच्छा, अब आगे है मेरे पास दो एग्जांपल्स। मेरे पास एक एक्स ऑफ ओमेगा गिवन है इस फॉर्म में और मुझे इसका टाइम डोमेन सिग्नल निकालना है, ठीक है। एनी आइडियाज़ कि यहाँ से आगे हम प्रोसीड कैसे करेंगे? ये एक्स ऑफ ओमेगा है, सवाल ये है कि एक्स ऑफ एन क्या हो। पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? अच्छा ओके, शायद आपने फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। ये जहाँ जहाँ पे भी कॉज और साइन की एक्सप्रेशंस है ना, इन पे आइलर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये मेरे पास लिखा जाएगा इस तरह से। साइन ओमेगा के लिए हम लिखेंगे ठीक है। ये वाला जे इस जे से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को। तो मेरे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आता है
मैं फिर फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखती हूँ, आप उससे ट्राई करना। जी अच्छा, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके मेरे पास एक्सप्रेशन ही आ गया। क्या इसको देख के आप थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हो कि टाइम डोमेन सिग्नल कैसा होगा? या चलो इकट्ठे देखना तो मुश्किल है। मसलन मेरे पास ये वाला कंपोनेंट मौजूद है e⁻ ओमेगा, इसका टाइम डोमेन सिग्नल ये सैंपल क्या आएगा? इम्पल्स, यस। फिर ओके, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ये ठीक है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास आ गया del of n -1 प्लस del of n plus 2 minus del of n minus 2 plus. It was a very good guess, by the way. 0.5 del of n plus 3 minus 0.5 del of n minus 3, ठीक है। और इसको देख के फिर आप उसका जो एक सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जो सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर हमने इसको इस ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ में तो आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1 एंड सो ऑन। इसको फिर आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास x of n गिवन है 4, 2, -1, और इंफॉर्मेशन साथ ये गिवन है कि जो n है वो वेरी कर रहा है इस तरह से। ज़ीरो के ऊपर कौन सा सैंपल आएगा? दोबारा बोलिएगा, ज़ीरो के ऊपर कौन सा सैंपल आना चाहिए n = 0 के ऊपर? 4 नहीं, -2 आएगा ना, क्योंकि ये -6 से 2 तक जाना है ना इसने। ओके, अच्छा, पहला पार्ट इसका ये है कि हम x ऑफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो n है वो लेस देन 2 है। ओह आई एम सॉरी, नहीं मेरी गलती है, इसको ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी, पहला जो सवाल है वो ये है कि x of 0 कंप्यूट करना है। तो हम इस्तेमाल करेंगे अपने एक्सप्रेशन का DTFT के e⁻ -j⍵n, ठीक है। ओमेगा की जगह अगर हम 0 प्लग इन करें तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस बिकम्स इक्वल टू 1, और x of n चूँकि सिर्फ -6 से 2 तक जा रहा है तो इसको भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास x of 0 बेसिकली क्या होगा, जितने भी
ये मौजूद है ना सैंपल्स, इन सब का सम। मेरे पास ये इक्वल 12 के है। आप एक एक्सप्रेशन कंप्यूट करने की कोशिश करो विच इज़ एक्स ऑफ पाई, और मुझे बताओ कि एक्स ऑफ पाई क्या आता है आपका। तरीकाकार बिल्कुल वही होगा जो हम लोगों ने पहले एक्स ऑफ ज़ीरो के लिए किया है। मैम वो भी 12 ही आएगा। नहीं, वो तो 12 नहीं आना चाहिए। आपने यहाँ पर पाई प्लग इन किया था इस जगह पर, ओमेगा की जगह। थोड़ा डायरेक्ट करके देखा तो मुझे लग रहा है ये जैसे 1 आना चाहिए। अच्छा नहीं, आप इधर पाई, तो ये ओमेगा ओके। अगर ये इसकी जगह मैं लिखूं e रेज़ टू पावर माइनस जे पाई एन, तो इसके ऊपर आप आइलर आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करोगे? मैम cos पाई n हो जाएगा ना, और साइन में टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ठीक है, साइन पाई 0 ओके, होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कॉस पाई एन क्या आएगा? cos -1 आई थिंक -1 raised to power n. -1 रेज़ टू पावर एन। मतलब वो फ्लक्चुएट होता जाएगा ना, 1 -1 1 -1 में, डिपेंड्स कि एन इवन है कि ऑड है। ओके, इसको इसको ज़रा निकालना। मेरे पास वैसे ये -12 है। लेकिन इसको चेक करना कि ये -12 आता है कि नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट कंप्यूटेशन हमने इस टर्म की करनी है। तो इसको कंप्यूट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंथेसिस इक्वेशन। जिसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। n की जगह मतलब n को 0 लिखें तो x ऑफ 0 becomes equal to, यहाँ n की जगह 0 आ गया, d ओमेगा। वैसे तो ये आपको ट्रिकी किस्म का मैथ्स लग रहा होगा, लेकिन ये बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन मतलब थोड़ी सी मैं कहूँगी आसान एग्जाम्पल्स के थ्रू कन्वे हो रहे हैं। कि मसलन अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 हो तो हम कैसे मतलब एक्स ऑफ 0 कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, एक्स ऑफ पाई कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। या उसको इंटीग्रेट अगर हम लोगों ने करना हो -पाई से पाई तक, तो वो इनपुट की टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन से कैसे निकाला जा सकता है। अच्छा, ये तो आसान है, ये आप मुझे बताओ कि क्या आता है। -4 पे -2 है -4 पाई, ठीक है। और ये हमने कंप्यूट करना था। ओके, मेरे पास फोर्थ पे है। हाँ जी, यहाँ पे अब हम लगाएंगे वो जो हमारा पार्शियल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसको
उसकी थोड़ी सी यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाती है। अच्छा, पार्शियल थ्योरम लगाओ और मुझे बताओ कि इक्वेशन की टर्म्स में जो ये चीज़ है किसके बराबर आएगी। मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ अगर मुझे मिल गया तो। ये था मेरे पास पार्शियल थ्योरम, इसको आपने इस्तेमाल करना है और मुझे बताना है कि ये जो मैंने टर्म लिखी है या ये जो मैंने कैलकुलेट बेसिकली करना है ये किसके बराबर यहाँ पर आएगा। ये होगा 2 पाई इनटू बिल्कुल समेशन ठीक है, ऑफ xn का स्क्वायर। एक्स एन का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा मतलब हर एक्स ऑफ एन को आपने स्क्वायर करके एड अप करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास जिसका आंसर आ रहा है वो है दैट इज़ 1972 पाई। आप देख लेना कि आपके पास क्या आता है। ठीक है, और फाइनली एक और चीज़ जो हम कंप्यूट कर सकते हैं दैट इज़ हाँ जी, ये थोड़ा सा अंदाज़ा है, इसको थोड़ा सा देख सकते हो कि किसके बराबर लिखा जाएगा। पार्शियल थ्योरम के बाद शायद हम लोगों ने कोई डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस्तेमाल वो यहाँ पर होगी। और ये थ्योरम भी मतलब ये वाला थ्योरम भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो ये किसके बराबर लिखा जाएगा। मैम nxn के इक्वल कर दें अगर तो मतलब यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, यस। और उसके अलावा मैम डिवाइडेड बाय ये इस भी होगा मैम। इसको समेशन भी हमें यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, मैम वो और यहाँ पे 2 भी आना चाहिए। ठीक है कि नहीं। यस मैम। अच्छा, उसामा ने एक बात की थी बीच में, उसामा क्या बात थी। ये कि वो जो माइनस टर्म है वो भी नहीं आनी चाहिए, साथ में माइनस आना चाहिए। साथ में माइनस आना चाहिए। अच्छा, उसामा नहीं बताएगा ये माइनस क्यों आया यहाँ पे। मैम वो जो जे था मैंने पहले वो कहा था इधर उसामा नहीं से बताएगा। ओह सॉरी। जे स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, या आना चाहिए था। ठीक है, यस और नो। यस मैम। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पर आ गया माइनस। मेरे पास इसका आंसर है -136 पाई। अच्छा, किसी को ये बात समझ ना आई हो। मैम आगे से ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास आगे जो है ना वो कुछ लिखे हुए हैं एंड प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों को करने आने चाहिए या फिर जो कि इम्पोर्टेंट हैं इन द सेंस कि आप मतलब प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 4 5 6 7 9 और 10। ये आप ज़रा ट्राई कर लेना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा अब जो अगला चैप्टर है ना वो होपफुली आपको बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें हम लोगों ने ना कुछ, मैम जी बेटे बोलो। हम अगले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले असाइनमेंट के पहले की एक बात करनी थी। अच्छा कीजिए। मैम असाइनमेंट में आपने 20 प्लस क्वेश्चन थे, 20 तो हमें प्लस। कोई छोटे क्वेश्चन। जी मैम, अगर आप अच्छा, पार्ट्स को काउंट करें ओके, और वो पार्ट्स भी कोई छोटे पार्ट्स नहीं थे मैम, अच्छा ठीक तो है, मैम एग्जैक्टली मुझे तकरीबन कुछ 16 प्लस आवर लगे हैं उसको कंप्लीट करने में। ओके। तो होपफुली क्लास का भी यही हाल होगा। तो मैम अगर हम एक ही असाइनमेंट के लिए इतना टाइम दे रहे हैं तो मैम क्या फ़ायदा है, और एक ही चीज़ को हम 3-3 दफ़ा कर रहे हैं। लाइक एक क्वेश्चन है एक टाइप का, उसको हम 3-3
पार्ट्स कर रहे हैं, तो मैम वो एक पार्ट नहीं हो सकता या फिर हम ग्रुप में कर लें, कुछ ऐसा कर लें? अच्छा नहीं ग्रुप मैम अब ये डबल काम हो जाता है, हम पहले रफ अटेम्प्ट करते हैं फिर उसे नीट करते हैं, तो हमारे लिए वो अच्छा टाइम भी देखो नहीं वो जो रफ डबल या लगता है। नीट करने वाला है वो तो शायद सारे बच्चे ना करते हो ना, वो तो नहीं ठीक है ऐसा ही है करना ना, पड़ता है वो भी करना पड़ता है, वो भी ज़्यादा बच्चे करते हैं। मैम मसला ये है कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक आती है। दोबारा पार्ट भी करना पड़ता है रफ नीट में, तो लेकिन दोबारा सारा लेकिन देखो ना अभी तो आप जैसे तस्वीरें खींच के भेजते हो तो पहले तो जैसे आपने सबमिट कराना होता था उस वक्त तो चलो बात ठीक है कि जी कटिंग ज़्यादा ना हो, अब तो अगर कटिंग हो जाए तो आप जैसे आगे से शुरू करते हो तो तस्वीरें खींचने में तो फिर ये होता है ना कि आप अपने करेक्ट पार्ट्स की जहाँ पे कटिंग नहीं है वहाँ की तस्वीरें खींच सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होता। मैम एक माइनस की मिस्टेक आ गई है, तो वो मुझे कट करना पड़ना है ना, उसकी वजह से अच्छा शायद कोई आगे जाके वैल्यू चेंज कर दिए, ओके तो आगे दोबारा क्वेश्चन करना मतलब पड़ता ये है। कि आपकी कैलकुलेशंस बाहर हाल ज़्यादा हो जाती हैं। जी मैम, काफ़ी अच्छा ज़्यादा। जो आपने पहली बात की ना कि एक चीज़ को हम 3-3 दफ़ा करें, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए दिया था कि आखिर प्रैक्टिस ज़रूर हो जाए क्योंकि असाइनमेंट्स यूजुअली पूरे कोर्स में 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है और हमें एक दफ़ा मतलब एक सवाल एक दफ़ा मैम आप करके ग्रुप तो में कर दें ना, यानी अगर 20 ही क्वेश्चन है तो 5 बच्चों का ग्रुप बन जाए उसामा ताकि हम 4-4 हो जाए। अब देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो जो 4 लोग होंगे ना वो एक ऐसे स्टूडेंट को ढूँढें जो कि सारा काम करे उनका बेशक फ्रीलांसिंग के तौर पे या जैसे भी करके और बाकी सब लोग अटैच हों उसके साथ। दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। जब आप लोगों ने ग्रेड्स अपने अपने खुद अर्न करने हैं तो बेहतर है कि काम भी सब लोग सीखें। मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपकी ये जो आपने आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि टाइम इतना ज़्यादा लगा और उसमें एक तरह के ज़्यादा सवाल थे, तो असाइनमेंट छोटी कर सकते हैं हम। जैसे असाइनमेंट 1 मेरा हाल है बहुत लंबी नहीं थी शायद। यस मैम हाँ, तो हाँ मैम, वो कर लें। हाँ, तो असाइनमेंट को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं ना मतलब हर तरह का सिर्फ एक ही तरह का सवाल हो जाए हर टाइप का, बिल्कुल मैम ये ठीक है। ठीक है? तो ये ज़रूर हो सकता है लेकिन ग्रुप में शायद मैं ना करना चाहूँ क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि मैम सबको उसमें कोई मसला नहीं है, ना करें, आप छोटी कर दें, मैं कोई छोटी कर इशू दूँगी नहीं है किसी इंशाल्लाह। से। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच लेकिन आपने प्रॉब्ली बिल्कुल यानी कि एक्सटेंशन मिलने के बाद शायद असाइनमेंट सॉल्व करनी शुरू की होगी और बिल्कुल मैम आखिरी लास्ट वीक से स्टार्ट की हुई है। हाँ जी, और आपने ना मतलब ये कि ज़रा वही बात है कि करते-करते आपको अंदाज़ा हुआ होगा। थोड़ा-सा शुरू में पता चलता या कोई आइडेंटिफ़ाई कर देता, तो उस वक़्त भी कुछ हम देख लेते ना इस चीज़ को। ये तो अब मतलब अब आपने कर भी लिया, सॉल्व भी कर ली, सबमिट करा दी तो लेकिन ये कि ठीक है, नेक्स्ट मैम टाइम दरअसल हर चीज पेंडिंग पड़ी होती है मैम, और एक सब्जेक्ट तो नहीं है ना मैम, आई अंडरस्टैंड। कॉन्स्टेंटली चीजें मिलती हैं मैम हमें, और लैब रिपोर्ट्स से ही मैम पीछा नहीं छुटता, हम तो रो रो के हट गए हैं मैम, अब बात भी नहीं करते हम टीचर से लैब रिपोर्ट्स के बारे में। मैम वो हम कह रहे थे लैब्स कि हमारी कितनी हैं ग्रुप में आपकी? कर देते। लैब्स कितनी हैं आपकी? लैब्स हो रही है ना मैम हमारी, तो वो हाँ, लेकिन कितनी लैब है? एक रिपोर्ट तो डीएसपी लैब है ना? उसके अलावा? मैम डीएसपी की लैब है हमारी, उसके बाद कंट्रोल्स की है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की है, तो उनमें भी मैम दबा कर टास्क होते हैं, 4-4 हुँ, टास्क होते हैं मैम, उनको भी हुँ, करते करते एक दिन निकल जाता है लैब रिपोर्ट हुँ, बनाते, तो चीज़ें मैम ऑलरेडी पेंडिंग होती हैं। हुँ, अभी हमें कुछ तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए हैं या 2 हफ्ते हो गए हैं मैम, हमें कंप्यूटर्स की असाइनमेंट मिली हुई है, और हमने हुँ, 31st को शायद सबमिट करवानी है, हुँ, कभी उसको देखा भी नहीं है कि वो क्या है, हुँ, तो चीज़ें पेंडिंग है मैम, तो अच्छा। फिर तो एंड टाइम पे आई एम स्टार्ट सॉरी करना फॉर दिस पड़ता है, हम सिचुएशन। कुछ कर नहीं सकते। मैं खैर किसी स्टूडेंट ने डीएसपी लैब की बात की थी तो बल्कि आप लोगों ने शायद पिछली दफ़ा की थी वो थोड़ा-सा मैं कुछ उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें क्या हो सकता है। लास्ट ईयर जब ये हमारे सीनियर्स ने की है ना इस सेमेस्टर में, जी। उन्होंने सारी लैब्स भी ग्रुप में की हैं, और इनफैक्ट कंट्रोल की लैब तो उनकी हुई भी नहीं है, तो अ, उन्होंने भी तो गुजारा है, तो मैम उन्होंने हमारी ओके ग्रुप्स वो नहीं देखो करते हैं अगर कम से कम। वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कंट्रोल्स की लैब की। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी ना करो, ठीक है? मैम करने ना करने की बात तो हम कर ही नहीं रहे ना, जी। हमने तो सिर्फ बोला था कि हमारी लैब रिपोर्ट ही इनफैक्ट अगर ग्रुप में कर देना, हमें वो बनाने में भी इतना सारा टाइम लगता है, तो हुँ। किसी ने बात ही नहीं सुनी, सुनी अनसुनी की भी है, तो कुछ कह तो नहीं हाँ, नहीं, सकते नहीं मैम, आप और लोगों ने ज़िक्र फुल किया था पैक चल रहा वो होता है मैम कुछ वीकेंड। कल हुँ, हुँ, कल वीकेंड था हमारा, और हुँ, हम बैठे सपोज़िटली हुए यस। थे, कल भी बैठे हुए थे, हफ्ते वाले दिन बैठे हुए थे, जुमे को भी बैठे हुए थे मैम,
4 चीजें भी ड्यू थी, लैब रिपोर्ट्स ड्यू थी। अभी आज रात एक लैब ड्यू है, तो सारा दिन ही पैक चलता है। फिर बंदा कब देखेगा कि मेरी अगले हफ्ते असाइनमेंट है, मैं इसको आज से बैठ के लिखना स्टार्ट करूँ, उतना टाइम ही नहीं मिलता फिर। ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो ओके, अब जो मेरे पार्ट में हो सकता है मैं उसे करने की कोशिश करती हूँ। अभी सुबह लेक्चर लेने के लिए मैम नहीं उठा जा रहा था, मेरे से तो कम से कम नहीं उठा जा रहा था, मैं बहुत मुश्किल से उठा मैम लेक्चर लेने के लिए, क्योंकि रात सोया इतने लेट है। तो इस तरह नहीं होता ही नहीं है मैम, बिल्कुल भी एक ही रूटीन बनी हुई है, सुबह 8:30 उठते हैं, रात को 2-2:30 बजे सोते हैं, तो मैम फिर वो आखिरी दिन वाला काम ही होता है उसमें। ये तो आपको बड़ी, काइंडली आपकी लैब कोर्स वाला तो मैम मैं उनसे बात करती हूँ, वो कुछ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या हो सकता है, लेकिन आप अगर क्या माहौल दुखी कर दिया आपने। माहौल दुखी है, हमारी जिंदगी दुखी हुई बड़ी। अच्छा चलो, अल्लाह आपकी जिंदगी आसान करे। ओके चलो, मैं तो इस दुख में चैप्टर 5 शुरू ही नहीं कर पाऊंगी अब। वैसे भी अब मुझे मैम साहिबा भी नज़र आ रही हैं, आप वो आपकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़ी हैं। अच्छा जी, ओके चलो फिर हम यूँ करते हैं कि चैप्टर 5 इंशाल्लाह कल शुरू करते हैं, और असाइनमेंट्स अगली थोड़ी सी कम लोडेड रखेंगे। बाकी जो आपने लैब का जिक्र किया था वो आई एम ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट, मज़ीद मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है शुक्रिया, लेकिन थोड़ा जल्दी भी कर दे। अच्छा ठीक है, क्लास पर 2 लैब चेक की और बाद में कुछ कर दे। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अब आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।